जैसा कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। ये मतदान 71.16% जो कि छत्तीसगढ़ से 0.05% ज्यादा रहा। लेकिन ऐसे में देखना यह है कि मध्य प्रदेश में किसका पलड़ा भारी है और कौन मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में आगे है। आज के इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण बताएंगे और उन आंकड़ों की बात करेंगे जिसका सबको इंतजार था, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश के अंदर एक बम्पर वोटिंग हुई है। आखिर ऐसे कौन से आंकड़े निकले हैं जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। आज के इस एग्जिट पोल में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में कौन सा आंकड़ा ज्यादा बनने की उम्मीद है। आखिर मध्य प्रदेश की जनता किसकी सरकार बनाना चाहती है और इस लिस्ट में कौन आगे चल रहा है और कौन 230 सीटों के इस चुनाव के रुझान में खुश और दुखी नजर आ रहा है। क्योंकि इन 230 सीटों पर जिस प्रकार के बड़े बड़े दिग्गज नेता मैदान में उतारे गए थे, उस हिसाब से ये आंकड़ा काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में न सिर्फ कांग्रेस ने ताकत झोंकी है, बल्कि बीजेपी ने अपने कई बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगर बात की जाए वोटिंग की, तो यहाँ पर एक बारी में चुनाव हुआ है, इसलिए वोटिंग के दौरान शाम 5 बजे तक यही माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में 71.16% की वोटिंग हुई है। लेकिन अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वोटिंग करीब 80% हुई है। वही बात की जाए 2018 की, तो यहाँ पर उस समय 75% मतदान हुआ था। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि पिछली बार की तुलना में बम्पर वोटिंग हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये देखी जा रही है कि महिला वोटर पुरुषों से भी ज्यादा मतदान करती हुई देखी गई है। और अगर महिला वोटर मध्य प्रदेश में ज्यादा है तो महिलाओं का रुझान किस तरफ ज्यादा है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई गई थी जिसका सीधा सा फायदा भाजपा को हो सकता है। एक बात और ये भी है कि शहरी क्षेत्र से भी ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा मतदान दिख रहा है। क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलने वाला है या फिर कांग्रेस का हाथ? आखिर क्या कहती है मध्य प्रदेश की ईवीएम मशीन, क्योंकि उसी के अंदर मध्य प्रदेश का वर्तमान छिपा है। आज के इस वीडियो में आपको मध्य प्रदेश के चुनाव का पूरा विश्लेषण बताने वाले हैं, इसलिए बने रहना हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और ऐसे ही तमाम राज्यों के रुझानों के वीडियो को देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उन 70 उम्मीदवारों को उतारे थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 45। वहीं बात करें जेडीयू ने 5 उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा बसपा भी इस चुनाव में पीछे नहीं रही है। अब जाहिर सी बात है इससे कांग्रेस और भाजपा को नुकसान ही हुआ होगा, क्योंकि इससे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस के वोट काटे हैं। क्योंकि इस चुनाव में कई बड़े बड़े चेहरे उतरे हैं जो कांग्रेस और भाजपा के लिए चुनौती बनकर उभरे हैं, क्योंकि 2018 में भी बसपा ने कई नेताओं के खेल बिगाड़ दिए थे। इस हिसाब से कुछ बसपा ने तो कुछ समाजवादी पार्टी ने और कुछ आम आदमी पार्टी ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो चलिए अब एक एक करके सभी 52 जिलों के मतदान विश्लेषण पर नजर डालते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां से कुल 7 विधानसभा सीट है और यहां पर करीब 59.19% चुनाव को देखने को मिला है, जिसमें से 4 पर भाजपा और 3 पर कांग्रेस के जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर बात की जाए सीहोर की, तो यहां पर 4 विधानसभा सीटों की तो यहां पर 71.57% चुनाव हुआ है, जिसमें से 3 भाजपा के खेमे में और केवल 1 कांग्रेस के तरफ जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब कि सीधे तौर पर यहां पर बीजेपी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि 2018 की बात की जाए तो यहां पर चारों की चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिलाया था, लेकिन इस बार यहां पर 1 सीट का नुकसान देखने को मिल सकता है। वहीं बात की जाए मालवा की, तो 2 विधानसभा सीटों की तो यहां पर करीब 82% मतदान देखने को मिला है और इन 2 सीटों में से 1 कांग्रेस और 1 भाजपा की तरफ जाने का अनुमान है। मतलब कि यहाँ पर दोनों के बीच एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं शाजापुर की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर करीब 80.95% चुनाव देखने को मिला है, जिसमें से 2 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा का कमल खिलने की लोग उम्मीद लगा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस अपने 1 पॉइंट से बढ़त बना सकती है। आगे बात करें देवास की, जहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर करीब 76.42% चुनाव देखने को मिला है और इन 5 सीटों में से 3 पर कांग्रेस और 2 पर भाजपा अपना कमल खिला सकती है। यहाँ पर भी कांग्रेस 1 सीट की बढ़त बनाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए खंडवा की 4 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर करीब 69.99% वोटिंग देखने को मिली है और इन 4 सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 2 पर भाजपा जीतने की उम्मीद लोग लगा रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक बार फिर से दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि 2018 में भारतीय जनता पार्टी 1 पॉइंट की लीड में थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान हो सकता है। वहीं बुरहानपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर करीब
72.64% चुनाव देखने को मिला है और उसमें से एक पर कांग्रेस और एक पर भाजपा जीतने की उम्मीद लोग लगा रहे हैं। वहीं बात की जाए खरगोन की 6 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर 76.4% मतदान देखने को मिला है, जिसमें से 4 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस और एक अन्य के पक्ष में जाने की उम्मीद लोग लगा रहे हैं। मतलब कि सीधे तौर पर यहाँ पर भाजपा 3 पॉइंट की लीड बना रही है और एक तरफ आगे निकलती हुई दिख रही है। उस हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस को एक तरह से बड़ा झटका मिल सकता है। बात करें बरवानी की 4 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर 71.41% चुनाव हुआ है, जिसमें से 1 कांग्रेस और 3 पर भाजपा रहने की उम्मीद है। अलीराजपुर की 2 विधानसभा सीटों पर करीब 69.52% चुनाव देखने को मिला है और इन 2 की 2 सीटों पर कांग्रेस के जीतने का अनुमान लोग लगा रहे हैं और भाजपा को बिना खाता खोले ही संतोष करना पड़ सकता है। 2018 में भी कुछ ऐसा ही आंकड़ा देखने को मिला था। वहीं झाबुआ की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो वहां पर 73.10% चुनाव देखने को मिला है और एक बार फिर ये तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस के खेमे में जाती हुई देखी जा सकती है। लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं और यहाँ पर भी कांग्रेस भाजपा को पछाड़ती हुई आगे जा सकती है। वहीं धार की 7 विधानसभा सीट की बात की जाए तो वहां पर करीब 72.48% चुनाव देखने को मिला है और 7 में से 6 पर कांग्रेस और 1 पर कमल खिलने की उम्मीद है और 2018 में भी कुछ ऐसा ही आंकड़ा देखने को मिला था। बात करें इंदौर की 9 विधानसभा सीटों की तो वहां पर 6 पर भाजपा और 3 पर कांग्रेस के जीतने की आशा है, जहां पर करीब 65.38% मतदान देखने को मिला है। हालांकि 2018 में यहाँ पर 5 भाजपा और 4 सीटें कांग्रेस को मिली थी। इस हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान देखने को मिल सकता है। वहीं उज्जैन की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को 3 और भाजपा को 4 सीट मिलने की उम्मीद है। यानी यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत को देखें तो यहाँ करीब 73.37% मतदान देखने को मिला है। बात करें रतलाम की 5 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर 80.2% मतदान देखने को मिला है और इन 5 सीटों में से 3 पर कांग्रेस और 2 पर भाजपा कमल खिला सकती है। राजगढ़ की 5 विधानसभा सीटों पर करीब 81.85% चुनाव देखने को मिला है और यहाँ पर 5 सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 3 पर भारतीय जनता पार्टी के जीतने की लोग उम्मीद लगा रहे हैं। मंदसौर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 पर कांग्रेस की जीतने की उम्मीद है। वहीं नीमच की 3 विधानसभा सीटों पर करीब 81.95% मतदान देखने को मिला है और इन तीनों में से 1 पर कांग्रेस और 2 पर कमल खिलने की उम्मीद लोग लगा रहे हैं। वहीं मुरैना की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 66.61% चुनाव देखने को मिला है और इन 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा के जीतने की लोग उम्मीद लगा रहे हैं। मतलब कि इस हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस कई पॉइंटों से एक बड़ी लीड बना सकती है। हालांकि 2018 में यहाँ की 6 की 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान देखने को मिल सकता है। जबकि बात की जाए श्योपुर की 2 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर करीब से 77.33% चुनाव देखने को मिला है, जिसमें से 1 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा जीतने की उम्मीद लोग लगा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर भी दोनों के बीच एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बात की जाए भिंड के 5 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर 58.41% मतदान देखने को मिला है और इन 5 सीटों में से 3 पर कांग्रेस और 2 पर भाजपा कमल खिला सकती है। हालांकि 2018 में भी कुछ इस प्रकार के आंकड़े देखने को मिले थे और इस बार भी कुछ यही आंकड़े दोहराने की बात की जा रही है। अब बात करें ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर 61.64% चुनाव देखने को मिला है, जिसमें से 5 पर कांग्रेस बढ़त बना सकती है और 1 पर भाजपा के जीतने की उम्मीद लोग लगा रहे हैं और एक बार फिर कांग्रेस अच्छे पॉइंटों की लीड बनाती हुई देखी जा सकती है। यानी ग्वालियर में बीजेपी को नुकसान हो सकता है और ऐसा ही कुछ आंकड़ा 2018 में भी देखने को मिला था। हालांकि यहाँ पर कुछ आंकड़े चेंज होने की भी उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि यहाँ का चुनाव काफी जोरों शोरों से हुआ है, लेकिन इसका सटीक परिणाम तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि यहाँ पर क्या होता है। वहीं दतिया की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर करीब 70.66% चुनाव देखने को मिला है और इन 3 सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा की जीतने की लोग उम्मीद लगा रहे हैं। शिवपुरी की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीट है और यहाँ पर करीब 71.46% मतदान देखने को मिला है, जिसमें से करीब 3 पर कांग्रेस और 2 पर भाजपा की जीतने की संभावना है। बात करें गुना की 4 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर 75.71% चुनाव देखने को मिला है। यहाँ पर दोनों के बीच कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। मतलब कि इन 4 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस जीतने की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि 2018 में यहाँ पर कांग्रेस ने 1 पॉइंट लीड बनाई हुई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को 1 पॉइंट का नुकसान देखने को मिल सकता है। अशोकनगर की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर
69.13% चुनाव देखने को मिला है और इन 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा के कमल खिलने की उम्मीद लोग लगा रहे हैं और कांग्रेस का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है। वहीं सागर की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 70.53% मतदान हुआ है और इन 8 सीटों में से 3 पर कांग्रेस और 5 पर भारतीय जनता पार्टी के जीतने की उम्मीद है। 2018 में भी कुछ ऐसे ही आंकड़े देखने को मिले थे, जबकि टीकमगढ़ की 4 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 68.9 मतदान देखने को मिला है, जहाँ पर 4 सीटों में से 3 पर कांग्रेस और 1 भाजपा जीतने की उम्मीद है। फोरेन की 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा जीतने की उम्मीद देखी जा रही है। वहीं निवाड़ी की बात की जाए जहां 1 विधानसभा सीट है तो यहां पर 77.33% चुनाव देखने को मिला है और यहां की 1 सीट भाजपा के खेमे में जा सकती है। छतरपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर मतदान करीब 66.37% हुआ है और यहां की 6 विधानसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस और 3 पर भारतीय जनता पार्टी के जीतने का कयास लगाया जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर भी दोनों के बीच एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं दमोह की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 73.83% चुनाव देखने को मिला है और इन 4 सीटों में से 1 कांग्रेस और 3 पर भाजपा खेमे में जा सकती है। वहीं पन्ना की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर मतदान करीब 71.25% हुआ है और इन तीनों सीटों में से 1 कांग्रेस और 2 भाजपा की एक तरफ जाती हुई देखी जा सकती है। सतना की 7 विधानसभा सीटों में से 2 कांग्रेस और 5 भाजपा को मिलने की उम्मीद लोग लगा रहे हैं और वही बात करें यहाँ के मतदान प्रतिशत की तो यहाँ पर करीब 66.52% चुनाव देखने को मिला है। जबकि बात करें रीवा की तो यहाँ पर करीब 8 विधानसभा सीट है और 8 में से केवल 2 कांग्रेस को मिलती दिख सकती है, जबकि 5 भारतीय जनता पार्टी ले जा सकती है और 1 अन्य के पक्ष में जा सकती है। जबकि सीडी की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर इन 4 सीटों पर करीब 64.54% मतदान देखने को मिला है और इन 4 सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 2 पर भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलने की उम्मीद है। मतलब कि इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। सिंगरौली की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर मतदान 72.20% हुआ है, जिसमें से 1 पर कांग्रेस और 2 पर भाजपा की जीतने की उम्मीद है। वहीं शहडोल की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर मतदान 75.3% हुआ है और यहाँ की तीनों की 3 सीट भाजपा के खाते में जा सकती है और कांग्रेस को बिना खाता खोले ही बैठना पड़ सकता है। हालांकि 2018 में भी कुछ ऐसा ही आंकड़ा देखने को मिला था। वही बात करें अनूपपुर की 3 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर 76.6 मतदान हुआ है और इन तीनों सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा बढ़त बना सकती है। बात करें उमरिया की 2 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर 2 सीटों पर 74.22% मतदान देखने को मिला है और यहाँ की 2 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने की उम्मीद है। कटनी की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर मतदान करीब 69.3% हुआ है और 4 में से 1 कांग्रेस और 3 पर भाजपा को मिलने की उम्मीद लोग लगा रहे हैं। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी दिख सकता है। वहीं जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर मतदान करीब 69.31% देखने को मिला है और इन 8 सीटों में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 5 पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। हालांकि 2018 में यहाँ पर 4 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को 1 सीट का फायदा हो सकता है। वहीं ढिंडोरी की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर करीब 78.3% मतदान देखने को मिला है और ये दोनों की दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है और भारतीय जनता पार्टी को बिना किसी सीट के ही बैठना पड़ सकता है। वही बात करें मंडल की 3 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर 78.85% चुनाव हुआ है और इन तीनों सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा के कमल खिलने की उम्मीद है और इस हिसाब से यहाँ पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली है, जिसका सीधा सा फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। बालाघाट की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 80.54% बम्पर वोटिंग हुई है और यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर कांग्रेस और 2 पर भाजपा के कमल खिलने की उम्मीद लोग लगा रहे हैं। हालांकि 2018 में यहाँ पर 1 सीट निर्दलीय ने हासिल की थी, लेकिन इस बार वह निर्दलीय एक ही सीट से कांग्रेस के खेमे में जाती हुई दिख रही है। वहीं सिवनी की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 80.39% मतदान देखने को मिला। एक बम्पर वोटिंग यहाँ पर हुई है और यहाँ की 4 सीटों में से 2 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिख रही है। मतलब कि यहाँ पर भी दोनों के बीच एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। नरसिंहपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 77.44% चुनाव हुआ है और यहाँ की 4 सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 2 पर भाजपा अपना कमल खिला सकती है। जबकि छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों पर 78.85% चुनाव देखने को मिला है, जिसमें से 6 पर कांग्रेस और केवल 1 सीट पर भाजपा के पास जाती हुई देखी जा सकती है। मतलब कि यहाँ पर भी कांग्रेस 5 पॉइंट की लीड बनाकर भाजपा को टक्कर दे सकती है। हालांकि 2018 में यहाँ पर सभी 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार कांग्रेस को 1 सीट को नुकसान देखने को मिल सकता है।
वहीं बैतूल की 5 विधानसभा सीटों पर 73.96% चुनाव मतदान देखने को मिला है और इन 5 सीटों में से 4 पर कांग्रेस और 1 पर भारतीय जनता पार्टी जीतने की लोग उम्मीद लगा रहे हैं। वहीं हरदा की 2 विधानसभा सीट पर 74.10% वोटिंग देखने को मिली है और यहां पर 1 सीट कांग्रेस और 1 पर भाजपा के पक्ष में जाती हुई देखी जा सकती है। यहां पर दोनों के बीच एक कांटे की टक्कर हो सकती है। होशंगाबाद की 4 विधानसभा सीटों पर करीब 78.65% मतदान हुआ है और इन 4 सीटों में से 1 पर कांग्रेस और 3 पर भाजपा के कमल खिलने की उम्मीद लोग लगा रहे हैं। हालांकि 2018 में यहां पर चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान देखने को मिल सकता है। रायसेन की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 73.13% मतदान वोटिंग हुई है और इन 4 सीटों में से 1 पर कांग्रेस और 3 पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। वहीं विदिशा की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीट और इन 5 में से 2 कांग्रेस और 3 पर भाजपा को मिल सकती है, ऐसा लोग उम्मीद लगा रहे हैं। जबकि यहाँ पर मतदान की बात करें तो वो 76.24% मतदान हुआ है। इस हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों के चुनाव का विश्लेषण तय हो चुका है और उस आंकड़े को जनता ने ईवीएम मशीन में कैद कर लिया है। अब देखना यह है कि कौन यहां पर 230 विधानसभा सीटों में से 116 सीट अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि अगर जिस खेमे की तरफ 230 में से 116 सीट जाती है तो वह पूर्ण बहुमत का हकदार हो सकता है और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में सबसे आगे होगा। चलिए अब 2023 के इन आंकड़ों पर नजर डालें तो कौन किससे आगे है। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को करीब 108 से 125 सीट मिलने की उम्मीद है। वहीं भाजपा को 230 में से 100 से 118 मिलने की संभावना लोग जता रहे हैं। वहीं अन्य के पक्ष में 3 से 5 सीटें जा सकती है। इस हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस कुछ सीटों से आगे जा सकती है और बहुमत के करीब हो सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सभी संभावित आंकड़े हैं, लेकिन अंतिम परिणाम में भी इन आंकड़ों में 5 से 7 पॉइंट के ऊपर नीचे होता रहता है। अब देखना यह है कि 5 से 7 पॉइंट किसके पक्ष में जाते हैं। अगर ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिला तो जरूर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। अगर उलटफेर होता है तो मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार रिपीट भी कर सकती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती हुई देखना चाहते हैं। अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।